तो फ्रेंड्स यहाँ हमें मूवी के स्टार्ट में 2 दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त को बताता है कि ओए तुझे पता है मेरे फादर फ़िल्मों में काम करते हैं। मगर दूसरे दोस्त को ऑलरेडी पता होता है कि उसके फादर फ़िल्मों में काम नहीं करते। तो वो अपने दोस्त को कहता है कि तुझे कैसे पता कि तेरे फादर फ़िल्मों में काम करते हैं? जिस पे पहला दोस्त उसको बताता है कि कल रात मैंने अपने फादर को एक्टिंग करते हुए देखा। वो बताता है कि कल रात को जब वो घर पे अकेला था और बहुत तेज़ सी बारिश हो रही थी, तो मेरे फ़ादर 3 लोगों के साथ मिलके किसी को चटाई में लेकर जा रहे थे। ये बेसिकली 1985 का सीन होता है और इसके बाद मूवी की स्टोरी प्रेज़ेंट में मूव करती है, जहाँ हमें विवेक को दिखाया जाता है, जो कि पेशे से एक एएसआई ऑफ़िसर होता है, मगर क्योंकि उस पे गैम्बलिंग के कुछ केसेस चल रहे होते हैं, इसलिए वो फ़िलहाल सस्पेंडेड होता है और अपने फ़ादर के साथ उनके घर पे ही रहता है। विवेक की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट होती है। अगले सीन में हमें एक रजन नामी आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर में अकेले रहता है। इसका एक बेटा भी होता है जो उसको बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं करता है। इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग रजन अपने ड्राइवर को लेके कहीं जाने लगता है और रास्ते में वो बहुत सारी दारू भी पी लेता है। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है तो वो अपने ड्राइवर को वहां से चले जाने को बोलता है और खुद अकेले ही जंगल के अंदर चला जाता है। रजन वहाँ शांति से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने लगता है। इसकी हालत भी कुछ ख़राब सी लग रही थी और इसकी नाक से भी खून बह रहा होता है। वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हुए बताता है कि 40 साल पहले उसने एक गलती की थी जिस गलती का गिल्ट उसको आज तक सताए हुए है। वो बताता है कि 40 साल पहले उसने इसी पेड़ के नीचे एक बॉडी को दफनाया था और इस काम में उसके 3 लोग और भी शामिल थे। एक का नाम था विंसेंट और दूसरे का नाम वो फ्रांसिस बताता है। तीसरे के बारे में वो कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि हम चारों बॉडी को दफना के वहाँ से चले गए। हमें लगता था कि हम पकड़े जाएंगे लेकिन किसी को भी मालूम नहीं हुआ। हमने जिसको दफनाया था वो 18 साल की लड़की थी और आज तक मुझे इस लड़की का ख्वाब हॉन्ट करते हैं। वो बताता है कि सच का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दूसरी तरफ हमें रजन के ड्राइवर को दिखाया जाता है जो जंगल के बाहर रजन का वेट कर रहा होता है कि तभी उसको जंगल से गोली के चलने की आवाज़ आती है और वो जब जाकर देखता है तो रजन की डेड बॉडी वहाँ पड़ी होती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस और मीडिया भी आ जाती है। अब क्योंकि विवेक का पुलिस स्टेशन बिल्कुल पास ही होता है तो सबसे पहले वही क्राइम स्पॉट पे पहुंच जाता है और बाद में सब ऑफिसर भी वहां पे आ जाते हैं। सब ही वहां पे रजन की रिकॉर्डिंग वीडियो सुन लेते हैं जिसमें उसने कन्फेस किया था कि उसने अपने 3 साथियों के हमरा मिल के एक लड़की को दफनाया है। अब यहाँ पे सीनियर ऑफिसर विवेक को बोलते हैं कि अगर यहाँ सच में कोई डेड बॉडी की लाश मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा केस रीओपन हो जाएगा और पूरे शहर में चर्चा का मरकज़ बन जाएगा। अगले सीन में हमें विंसेंट को भी दिखाया जाता है जिसकी हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि रजन ने मरने से पहले फ्रांसिस और विंसेंट दोनों का नाम ले लिया था। अब फ्रांसिस तो आउट ऑफ सिटी होता है लेकिन विंसेंट इसी शहर में होता है जिस वजह से उसकी बैंड बच जाती है क्योंकि वो बहुत कुछ जानता होता है। पुलिस को काफ़ी खुदाई करने के बाद फाइनली उस लड़की का स्केलेटन मिल जाता है जिसको फ़ौरन ही वो फ्रांसिस के लिए भेज देते हैं। यहाँ उनको पता चलता है कि उस लड़की की उम्र 18 साल थी और उसके पैरों में एक पायल भी मिलती है। इसके बाद विवेक उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने लग जाता है और उसको कहीं से भी कुछ सुराग नहीं मिलता है, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और फाइनली वो उस लड़की के फादर से जा मिलता है जिसकी डेड बॉडी उनको मिली होती है। विवेक को लगा था कि फाइनली अब ये केस इजीली सॉल्व हो चुका है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो उस आदमी का डीएनए जब मैच करवाता है तो उसका डीएनए डेड बॉडी से मैच नहीं करता है, यानी कि वो बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा होता है। वो उस डेड बॉडी वाली लड़की का फादर नहीं होता है। इसके बाद विवेक विंसेंट से इंटरोगेशन स्टार्ट करवा देता है जिस पे विंसेंट कहता है कि रजन ने उसको फंसाने की कोशिश की है। उसका उस डेड बॉडी से कोई भी कंसर्न नहीं है और ना ही अब तक पुलिस को कोई ऐसा प्रूफ मिला है जिसकी बेस पे वो उसे कसूरवार ठहराए। विंसेंट मीडिया को भी बयान दे देता है कि पुलिस जानबूझ के उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, वो एक इनोसेंट है।
विवेक फिर से उस डेड बॉडी पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने लग जाता है और इस तरह विवेक की मुलाकात चंद्रू नाम के एक आदमी से होती है जिसका ताल्लुक सिनेमा से था। वो बताता है कि उस वक़्त सुपरस्टार ममूटी की फ़िल्मों में जूनियर आर्टिस्ट को लेने का काम वही करता था। उस वक़्त वो एक लड़की को लाया था जो ममूटी की बड़ी फ़ैन थी और सबको ही उसका काम बहुत पसंद आता था। उस लड़की का नाम रेखा था। चंद्रू विवेक को कुछ पुरानी उस समय की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है जिसमें रेखा भी थी। इसके बाद मूवी पास्ट में मूव करती है जहाँ हमें रेखा को दिखाया जाता है जो कि ममूटी की बहुत बड़ी फ़ैन होती है और उसके साथ फ़िल्मों में काम करना चाहती है। उसको जो भी छोटा-मोटा रोल मिलता था वो कर लेती थी। उसका यह ममूटी का एक फ़िल्म में नन का रोल भी दिया गया था। विवेक प्रेज़ेंट में उस फ़िल्म के डायरेक्टर से मिलता है। वो विवेक को बताता है कि रेखा चाहे जूनियर आर्टिस्ट थी बट वो उन दिनों उसकी बहुत डिमांड थी और फिर अचानक ही वो कहीं गायब हो गई और किसी को भी नहीं मिली। अगले सीन में हमें चंदू की डेड बॉडी को दिखाया जाता है जो कि नाले में पड़ी होती है और इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि विंसेंट का ही हाथ होता है। विवेक को इस केस से निकाल कर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी पे लगा दिया जाता है और ये केस अब सीबीआई के हैंडओवर कर दिया जाता है और इस सब के पीछे भी विंसेंट का ही हाथ होता है। विवेक जब फोरेंसिक लैब जाता है तो वहाँ सीबीआई ऑफिसर मुरली भी आया होता है जो कि एक करप्ट ऑफिसर होता है और ये बात फोरेंसिक वाला ऑफिसर भी जानता है। इसलिए वो विवेक से कहता है कि अगर ये केस सॉल्व करना है तो तुम्हें ही इस पे काम करना होगा वरना ये उनके बस का नहीं है। अगले दिन विवेक को उसी फिल्म डायरेक्टर की कॉल आती है। वो उसे उस टाइम के एक यूट्यूबर के बारे में बताता है जो 1985 के एक्टर्स का इंटरव्यू लिया करता था। विवेक अब उस यूट्यूबर से मिलता है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है। तभी उसको वहाँ एक नन के बारे में पता चलता है जो रेखा की बहुत ही गहरी और करीबी दोस्त थी। विवेक अब उस नन से मिलता है और वो नन विवेक को रेखा के बारे में सब कुछ बताती है। वो उसको बताती है कि अगर रेखा को सिर्फ एक मौका मिल जाता तो वो एक सुपरस्टार बन जाती। वो उसको बताती है कि उसमें और रेखा में अच्छी दोस्ती हो गई थी और एक दिन वो रेखा को अपने साथ चर्च ले गई। शाम का टाइम था और अचानक ही तेज़ बारिश शुरू हो गई जिसकी वजह से रेखा को बाकी सब नन के साथ चर्च में ही रुकना पड़ा। नेक्स्ट डे जब सब नन सो के उठी तो सब शॉक थे क्योंकि चर्च की लॉकर से सारे पैसे और गोल्ड गायब था और साथ ही रेखा भी गायब थी। वो नन विवेक को बताती है कि उस चोरी के बाद रेखा आज तक कहीं नज़र नहीं आई। दूसरी तरफ विंसेंट विवेक के हर मोड़ पे नज़र रख रहा होता है। जहाँ जहाँ भी विवेक जा रहा होता है वहाँ पे विंसेंट की नज़र होती है। वो जिस चीज़ से भी मिलता था विंसेंट उसकी पूरी मालूमात रख रहा था। यहाँ विवेक अपनी गर्लफ्रेंड जो कि जर्नलिस्ट होती है उसकी हेल्प लेता है और वो रेखा के लिए एक आर्टिकल पब्लिश करवाता है। आगे जाके विवेक को कुछ लोगों के बारे में पता चलता है जो रजन को काफ़ी टाइम से ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं। इनसे एक का नाम वीनू और दूसरे का नाम गोपाल होता है। विवेक जब इनसे मिलता है तो ये उसको बताते हैं कि हमें रजन के एक राज का पता चल गया था जिसके लिए हम उसको ब्लैकमेल कर रहे थे और यह हमें पता चलता है कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि वो दो बच्चे हैं जिनको मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। वीनू के बाबा ने उसको बता दिया होता है कि हम चारों ने मिल के उस लड़की को दफन किया था। इसी बात को लेके ये दोनों रजन को ब्लैकमेल कर रहे थे। विवेक ये सब सुनने के बाद एसपी सर को इन्फॉर्म करता है कि वीनू और गोपाल की गवाही की हेल्प से इस केस को सॉल्व किया जा सकता है। एसपी सर विवेक को वीनू और गोपाल को कोर्ट लाने के लिए बोलते हैं। विवेक जब उनको लेने जा रहा होता है तो आगे जाके मंजर देख के वो दंग रह जाता है क्योंकि अब तक उन दोनों की मौत हो चुकी होती है। ये केस विवेक के लिए अब और भी मुश्किल होता जा रहा था। विवेक ये जानता होता है कि इस सब के पीछे विंसेंट का हाथ है। विवेक अब फ्रांसिस के बारे में इंट्रोगेशन स्टार्ट कर देता है और फाइनली वो फ्रांसिस से मिलता है और यहाँ खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। फ्रांसिस विवेक को बताता है कि उस चर्च में बखा जुज नाम का एक सर्वेंट होता था जो चर्च के ओनर का बहुत वफादार होता था और सारे फंड्स वही लॉकर में रखा करता था।
मगर साथ ही वो बहुत लालची भी होता था और थोड़ा-थोड़ा करके लॉकर से पैसा निकालते रहता था। एक दिन जब वो लॉकर से कुछ पैसे निकाल रहा था तो उसको पुष्पा नाम की एक मेड ने देख लिया था, जो उसी की तरह चर्च में एक नौकर थी। बख्खाजुज ने उसका मुँह बंद करवाने के लिए कुछ पैसे उसको भी दिए, मगर वो उससे भी लालची थी, तो ये दोनों मिलकर चर्च को लूटने का प्लान बनाने लगे थे। जिस रात रेखा चर्च में रुकी थी, उसी रात बख्खाजुज और पुष्पा ने चर्च के लॉकर से सारे पैसे और ज्वेलरी चोरी करने के बाद रेखा को जान से मार दिया और उसकी डेड बॉडी को उन चारों के हवाले कर दिया, जिसको उन्होंने दफना दिया। इस तरह चोरी का सारा इल्ज़ाम रेखा पे आ गया और वो दोनों सारा माल चोरी करके वहाँ से चले गए। इसी के साथ यहाँ पे एक और ट्विस्ट भी रिवील होता है कि विंसेंट और उसकी वाइफ एलिस कोई और नहीं बल्कि बख्खाजुज और पुष्पा ही होते हैं, जिन्होंने उस रात चर्च से चोरी की और बाद में अपना नाम बदल के इस शहर में शिफ्ट हो गए। विवेक ये सारी बात अपने सीनियर ऑफिसर को बता देता है और उनका भांडा भी वहाँ पे फोड़ देता है। इसके बाद सारे प्रूफ भी विंसेंट के अगेंस्ट सामने आ जाते हैं और विंसेंट को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और यहाँ पे रेखा को फाइनली मरने के 40 साल बाद इंसाफ मिल जाता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।